मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। मैं आज बीए तृतीय वर्ष ऑनर्स के पश्चिमी राजनीतिक विचारक पेपर में से प्लेटो के आदर्श राज्य और दार्शनिक राजाओं का शासन, ये दोनों सिद्धांतों का अध्ययन करवाऊंगा। प्लेटो का आदर्श राज्य और दार्शनिक राजाओं का शासन। फोस्टर के अनुसार प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में सर्वाधिक मौलिक धारणा दार्शनिक राजाओं के शासन की है। तत्कालीन एथेंस के कुलीन वर्ग में उत्पन्न होने के कारण प्लेटो राजनीति में प्रवेश करने का इच्छुक था, किंतु उसने तत्कालीन राजनीतिक समाज की जो बुराइयां देखी उससे वह राजनीति से विमुख हो गया और उसने स्वयं राजनीतिक जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा राजनीति से अलग रहते हुए राजनीतिक जीवन की बुराइयों को दूर करने के उपायों पर विचार किया और पर्याप्त विचार मनन के बाद उसने इस विचार को अपनाया कि सर्वाधिक बुद्धि संपन्न व्यक्तियों के द्वारा ही शासन की इन बुराइयों को खत्म किया जा सकता है। अपने इस विचार का प्रतिपादन करते हुए प्लेटो ने रिपब्लिक में लिखा है कि हमारे नगर राज्यों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक कि दार्शनिक राजा न होंगे या इस संसार के नरेशों और युवराजों में दर्शन की भावना और सत्ता न होगी। इस संबंध में प्लेटो की विचारधारा सुकरात के इस विश्वास पर आधारित है कि दर्शन ही आत्मा की देखभाल की कला है। यद्यपि प्लेटो सामान्यतः एक ही दार्शनिक राजा का शासन स्थापित करने के पक्ष में है, किंतु उसका विचार है यदि किसी राज्य में दार्शनिक राजा के समान ही शिक्षा, चरित्र की श्रेष्ठता और दूरदर्शिता संपन्न व्यक्ति हों तो दार्शनिक राजा को इनके साथ मिलकर शासन का संचालन करना चाहिए। प्लेटो का दार्शनिक शासक राज्य के हितों के साथ स्वयं अपने हितों का पूर्ण तादात्म्य में स्थापित कर लेता है। उसके अपने कोई हित नहीं होते, वह पूरे समाज के हितों को ही दृष्टि में रखता है। उसमें तृष्णा, ऐन्द्रिक विषयों को भोगने की लालसा नहीं होती। उसमें श्रेष्ठ आत्मा के सभी गुण होते हैं। वह सत्य का अन्वेषक है और तब तक अपना प्रयत्न जारी रखता है जब तक कि उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। वह सत्यम शिवम सुंदरम का मूर्तिमान स्वरूप होता है। प्लेटो का दार्शनिक शासक और उसकी निरंकुशता उसकी आधारभूत मान्यताओं का स्वाभाविक और न्याय संगत परिणाम है। यदि हम उसकी इन मान्यताओं को मान लें कि ज्ञान और धर्म पर्यायवाची शब्द है, नॉलेज इज वर्च्यू, और दूसरी बात वास्तविक अथवा वैज्ञानिक ज्ञान, कोरा विश्वास या मत अलग अलग चीज़ें हैं और प्रथम द्वितीय से श्रेष्ठ है, तो रिपब्लिक का सारा भवन जिसके शिखर पर एक निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासक स्थित है हमें पूर्णतः तर्कपूर्ण और न्याय संगत प्रतीत होगा। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस की भांति प्लेटो की भी धारणा थी कि दार्शनिक राजा के शासन में कानून की कोई आवश्यकता नहीं होगी। कन्फ्यूशियस ने लिखा है कि जहाँ राजा सद्गुणी है वहाँ कानून अनावश्यक और जहाँ राजा सद्गुणी नहीं है वहाँ कानून बेकार है। विशुद्ध और निरपेक्ष तत्व ज्ञान को आप लिखित कानून के अधीन नहीं कर सकते, जो परंपरागत होने के कारण सदा सापेक्षित होता है और जिसका औचित्य कभी भी असंदिग्ध नहीं हो सकता। इस संबंध में बारकर का यह कथन पूर्णतः सत्य है कि दार्शनिक राजा प्लेटोवादी राज्य रचना की समस्त पद्धति का न्याय संगत परिणाम है, वह कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित दार्शनिकों के शासन की एक विशेषता यह भी है कि दार्शनिक शासक या शासकों को शासन करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है। वे कानून, परंपरा या जनमत के अधीन नहीं है, लेकिन दार्शनिक शासक की यह निरंकुशता असीमित नहीं है। वह संविधान के मूल प्रबंधों से स्वतंत्र नहीं है। इसके साथ ही प्लेटो अपने दार्शनिक शासक को विशेष रूप से निम्नलिखित 4 नियमों के पालन हेतु बाध्य बताता है। दार्शनिक शासक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, नंबर 1, कि राज्य में धन और संपत्ति की असमानताएं बहुत अधिक विषम न हो जाए, क्योंकि इससे अनेक प्रकार की बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं। नंबर 2, दार्शनिक शासक द्वारा राज्य का आकार इतना बड़ा
राज्य का आकार इतना ही बनाए रखा जाना चाहिए कि राज्य की एकता और आत्मनिर्भरता बनी रहे। नंबर 3, उन्हें न्याय की ऐसी व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निश्चित कर्तव्य का पालन करता रहे। नंबर 4, शासक के द्वारा राज्य की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। दार्शनिक शासकों के संबंध में विशेष बात यह है कि उनका जीवन भोग का नहीं बल्कि त्याग और समर्पण का जीवन है। यद्यपि उन्हें राजनीतिक शक्ति प्राप्त होगी, किंतु उनके अपने व्यक्तिगत हित, संपत्ति या परिवार नहीं होगा। आलोचना। प्लेटो के दार्शनिक राजाओं के शासन की धारणा में अनेक गंभीर दोष हैं, जिनका उल्लेख निम्न प्रकार किया जा सकता है। निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त करना। प्लेटो ने दार्शनिक शासक को शासन की असीमित शक्ति देकर निरंकुश शासन का मार्ग प्रदान कर दिया है। यद्यपि प्लेटो ने शासक पर 4 प्रतिबंधों का उल्लेख किया है, किंतु ये प्रतिबंध ऐसे नहीं हैं कि उसे निरंकुश बनने से रोक सके। शासक को असीमित सत्ता प्रदान करने का परिणाम जनहित की दृष्टि से अच्छा नहीं हो सकता। सत्ता का मद स्वाभाविक है और प्लेटो ने दार्शनिक को निरंकुश शासन का अधिकार देकर उनके सत्ता के मद से दूषित और भ्रष्ट होने की आशंका बढ़ा दी है। लॉर्ड एक्टन के शब्दों में, सत्ता मनुष्य को भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता पूर्ण तरह भ्रष्ट कर देती है। ऐसी स्थिति में दार्शनिकों का स्वेच्छाचारी शासन वे ही दुष्परिणाम उत्पन्न करने वाला होगा जिनके निवारण के लिए प्लेटो ने दार्शनिक राजा के शासन की व्यवस्था की है। नंबर 2, आलोचना। नागरिकों की स्वतंत्रता और विवेक का अंत। दार्शनिक राजा को शासन की सारी शक्ति देकर प्लेटो ने राज्य के नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वविवेक का अंत कर दिया है। प्लेटोवादी राज्य के नागरिक तो राज्य की मशीन के जड़ पुर्जे बनकर रह जाते हैं, जिनकी अपनी कोई चेतना नहीं होती है और मानव को जड़ की स्थिति या पशुओं की स्थिति में पहुंचाने वाली व्यवस्था को किसी भी रूप में श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांत। प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांत की अवहेलना। यह विचार कि गुण और ज्ञान के धनी तो केवल कुछ ही व्यक्ति होते हैं, प्रजातांत्रिक समानता के आधुनिक सिद्धांत के विरुद्ध है। वह अरस्तु की इस बात में, जो समानता अधिक सत्य है, विश्वास नहीं करता कि संपूर्ण सामूहिक रूप से कुछ दार्शनिक संरक्षकों की तुलना में अधिक बुद्धिमत्ता रखता है। प्रतिनिधियात्मक शासन का विरोध। प्लेटो का दार्शनिक राजाओं का सिद्धांत न केवल प्रत्यक्ष है बल्कि प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र को भी नितांत अस्वीकार करता है। दार्शनिक वर्ग का शासन असंतुलित और अहितकर। प्लेटो के दार्शनिक शासक सार्वजनिक क्षेत्र के कर्तव्यों का उचित रूप में संपादन कर सकेंगे, इनमें भी बहुत अधिक संदेह है। अत्यधिक दार्शनिकता सनकीपन उत्पन्न करती है और सनकी व्यक्ति का शासन निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण और असंतुलित ही होगा। इतिहास हमें यह बताता है कि अब तक ऑस्ट्रेलिया में जो सब द्वितीय जैसे जो दार्शनिक शासक हुए, उनका शासक जनहितकारी और लोकप्रिय नहीं रहा। इस संबंध में जोवेट ने भी लिखा है कि दार्शनिक राजा या तो भविष्य में बहुत दूर तक देखने वाला होता है या अतीत में पीछे की ओर देखता है। वर्तमान की वास्तविकता से उसका कोई संबंध नहीं होता। उनके द्वारा बिना किसी प्रकार की तैयारी और अनुभव के थोड़े ही समय में क्रांतिकारी परिवर्तन करने का प्रयत्न किया जा सकता है, जिसका परिणाम निश्चित रूप से अहितकर होगा। विरोधाभासों से भी परिपूर्ण। प्लेटो का दार्शनिक शासन का सिद्धांत विरोधाभासों से भरा पड़ा है। एक ओर तो अपने दार्शनिक शासन को असीमित अधिकार प्रदान करता है, दूसरी ओर वह उस पर 4 सैद्धांतिक प्रतिबंध भी लगाता है। यह निश्चित रूप से एक विरोधाभास है। बार करने तो इसे रिपब्लिक का सबसे बड़ा विरोधाभास कहा है। पुरुषों और स्त्रियों के समान शिक्षण और कार्य और पत्नियों के साम्यवाद के विरोधाभास से भी बड़ा। स्वयं प्लेटो की महत्वाकांक्षा। कुछ आलोचकों की दृष्टि में प्लेटो खुद राजा बनना चाहता था और इस उद्देश्य से प्रेरित होकर ही उसने अपनी दार्शनिक शासक की धारणा का प्रतिपादन किया था। ऊपर इसलिए कहता है दार्शनिक शासक प्लेटो खुद है और रिपब्लिक उसका शासक बनाए जाने का। वस्तुतः दार्शनिक शासक की कल्पना
को वास्तविकता का रूप प्रदान करना सरल कार्य नहीं है। इसका प्रमाण यह है कि इतिहास में कभी भी ऐसे दार्शनिक शासक नहीं देखे गए। और स्वयं के सिराक्यूज के डायोनिसिस को दार्शनिक शासक राजा बनाने के प्रयत्न में सफलता प्राप्त नहीं कर सका था। प्लेटो का आदर्श राज्य। प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य की कल्पना की है और आदर्श राज्य के स्वरूप का निर्धारण में विचार किया है, और उसने बताया कि राज्य का स्वरूप कैसा होगा और कैसा होना चाहिए। इस बात में ध्यान नहीं रखा है कि क्या विद्यमान राज्य आदर्श की इस व्यवस्था को प्राप्त कर पा सकते हैं। उसके लिए वस्तुतः वह एक नितांत गौण प्रश्न है। प्लेटो के आदर्श राज्य की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1, दार्शनिकों का शासन। प्लेटो के आदर्श राज्य में सबसे पहली विशेषता दार्शनिकों के शासन की है, और प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक राज्य के हितों के साथ स्वयं अपने हितों का पूर्ण तादाद में स्थापित कर लेता है और समुदाय के हितों की पूर्ति करना अपना सर्वप्रमुख और एकमात्र कर्तव्य समझता है। वह सत्य का अन्वेषक होता है और उसमें श्रेष्ठ आत्मा के सभी लक्षण होते हैं। नंबर 2, निरंकुशता असीमित नहीं। प्लेटो के आदर्श राज्य में शासक वर्ग को असीमित निरंकुशता प्राप्त नहीं है। यद्यपि दार्शनिक शासक पर लिखित कानून या जनमत का नियंत्रण नहीं है, लेकिन इस कारण इसे असीमित निरंकुशता नहीं कहा जा सकता। वह कानूनी यूनानी साहित्य के प्रचलित अर्थों में स्वेच्छाचारी शासक नहीं है। दार्शनिक राजा के इस बात के लिए बाध्य है कि वह संविधान के मूल प्रबंधों का पालन करेगा। आदर्श राज्य में न्याय। प्लेटो का आदर्श राज्य न्याय पर आधारित है। न्याय ही राज्य की एकता को बनाए रखने वाला सूत्र है। प्लेटो का कहना है कि समाज अथवा राज्य समाज की आवश्यकता और व्यक्तियों की योग्यता को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संतोषपूर्वक अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। प्लेटो का आदर्श राज्य एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने निश्चित कर्तव्यों का पालन करता है। नागरिकों के 3 वर्ग। आदर्श राज्य के समस्त नागरिकों को 3 वर्गों में बांटा गया है: शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। ये वर्ग अपना विशेष कार्य करते हैं। दार्शनिक वर्ग राजनीतिकता के कार्य संबंधित है, सैनिक वर्ग राज्य की रक्षा कार्य में संबंधित है, और उत्पादक वर्ग श्रमिकों, कृषकों आदि के उपवर्गों में विभाजित होकर उत्पादन कार्य में लगा हुआ है। प्लेटो ने प्रथम 2 वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग को उच्च वर्ग या अभिभावक वर्ग नाम दिया है। कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत। प्लेटो के आदर्श राज्य में कला और साहित्य पर पर्याप्त नियंत्रण की व्यवस्था। प्लेटो का आदर्श राज्य में कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत लागू है। प्रत्येक व्यक्ति केवल उन्हीं कामों का संपादन करता है जिन्हें करने के लिए वह सबसे अधिक योग्य है। नंबर 6, शिक्षा व्यवस्था पर शासकों का नियंत्रण। प्लेटो के आदर्श राज्य में शिक्षा शासकों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है। प्लेटो का विचार है कि शिक्षा राज्य की प्रकृति और आवश्यकताओं का अनुकूल हो। इसके लिए शिक्षा राज्य द्वारा सुनियोजित और नियंत्रित होनी चाहिए। कुरुचिपूर्ण कला एवं साहित्य पर प्रतिबंध। प्लेटो के आदर्श राज्य में कला और साहित्य पर पर्याप्त नियंत्रण की व्यवस्था है। यह व्यवस्था इस उद्देश्य से है कि अनैतिक प्रभाव उत्पन्न करने वाली कोई भी वस्तु नवयुवक वर्ग के हाथों में न पड़ जाए। उसका विचार है कि केवल श्रेष्ठ साहित्य और कलाएं ही प्रकाश में आनी चाहिए। 8 नंबर, आदर्श राज्य में साम्यवादी व्यवस्था। प्लेटो आदर्श राज्य में अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवाद की व्यवस्था करता है। शासक और सैनिक वर्ग को न तो अपनी कोई संपत्ति होगी न परिवार। प्लेटो का विचार है कि यह साम्यवादी व्यवस्था ही ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकती है जिनमें अभिभावक वर्ग अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन कर सके। नर नारियों के समान अधिकार। आदर्श राज्य में प्लेटो नारियों को घर की 4 दीवार से बाहर निकालकर उन्हें शिक्षा, जीवन यापन, शासन आदि जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार देता है। सर्वाधिकारवादी राज्य। प्लेटो का आदर्श राज्य अपनी प्रकृति में सर्वाधिकारवादी राज्य है, क्योंकि वह व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है।
प्लेटो के आदर्श राज्य संबंधी धारणा को व्यक्त करते हुए वेपर ने कहा है कि उचित नेतृत्व, उचित सुरक्षा, उचित पोषण आदर्श राज्य के अनिवार्य तत्व हैं। ये प्लेटो का दार्शनिक शासन और आदर्श राज्य का सिद्धांत समाप्त हुआ।